Hello dear student, this is another video of the chapter dissolution of partnership form। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने तो पहले तो ये बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है। मैंने सिचुएशन समझाई थी और लास्ट वीडियो में बेटा मैंने रियलाइजेशन अकाउंट सिखाया था। तो आज बेटा मैं आपको जनरल एंट्री सिखा रही हूँ। जिसको अच्छे से रियलाइजेशन अकाउंट आ गया वो एंट्रीज भी जो है मैक्सिमम एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट की ही होती हैं। मैं ये नहीं कहती बाकी और एंट्री नहीं होती है कुछ एंट्रीज, वो भी मैं समझा रही हूँ इसी में। जिसने रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से सीख ले वो एंट्री गलत कर ही नहीं सकता। तो अब एंट्री करें हम। पहली है फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट्स। आपको पता है जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड मैंने क्या बताया था, उसकी डेबिट साइड टू ऑल एसेट्स लिखा था मैंने। ऑल बिकॉज सारी एसेट्स, कौन सी एसेट्स जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर, टाइपराइटर, डेटर्स हो गए हमारे, अकरबुल इनकम हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, सारी एसेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं। कौन से एसेट को नहीं करते वो मैंने बता दिया था, फिर भी बता देती हूँ। कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, और हमारा P&L का बैलेंस होता है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस होते हैं, लोन टू अ पार्टनर होता है, वो सारे हम ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते? इसका रीज़न है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और P&L है वो तो हम पार्टनर में बांटते हैं, और जो पार्टनर का लोन है वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। वो कैसे करते हैं वो धीरे धीरे बताने जा रही हूँ आपको। ठीक है, फिर अब मैं आपको पहली एंट्री क्या होगी, आप डेबिट साइड चेक कर लो रियलाइजेशन की। पिछली आप एक बार वीडियो दोबारा देख लेना इस सेंटेंस को समझने से पहले। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, क्योंकि हमने इसको टू सन्ड्री एसेट डेबिट में डाला था, ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया हुआ है। एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, हम इसकी क्या लिख देंगे, रिलेशन लिख देंगे। जो भी एसेट्स हमने ट्रांसफर की है इकट्ठी एंट्री भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें नंबर 2 फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये एंट्री तो आई थिंक आपको आती होगी, क्योंकि हमने पिछले जो 2 चैप्टर्स किए हैं, एडमिशन करा था या रिटायरमेंट किया था, उसके अंदर हमने ये P&L अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस एसेट साइड दिया होता है, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आ जाए, सस्पेंस की जगह एक्सपेंडिचर भी लिखा होता है, वो हम पार्टनर में और रेशियो में बांटते हैं ना। तो यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखा है या करंट अकाउंट, दोनों में से क्या होगा? जब कैपिटल फिक्स होगी तो हमारा करंट अकाउंट आएगा, अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट आएगा। क्योंकि ये एसेट साइड दिया हुआ P&L है ना, तो उसको हमें जब ट्रांसफर करना है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट, दोनों में से एक आएगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आएगा, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा तो सस्पेंस आएगा, एक्सपेंडिचर लिखा तो एक्सपेंडिचर आएगा। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो मैंने सिचुएशन समझा दी कि ये एंट्री आपको पहले से भी आती होगी बेटा, क्योंकि ये हमने एंट्री करी है। अब बात करेंगे थर्ड एंट्री। बेटा नंबर 3 एंट्री बता रही हूँ फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रोविजंस एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहली बात है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कब ट्रांसफर होता है, याद रखना जब इन्वेस्टमेंट जो है हमें दे रखी हो। इन्वेस्टमेंट हम एसेट्स जैसे ट्रांसफर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को भी ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन की डेबिट में, तो नेचुरली हमारा जो रिजर्व है वो अपोजिट जाएगा, बाय में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन कौन से सकते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस पर लगता है, डेटर्स पर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे हम एसेट्स हैं उसको उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसको ट्रांसफर करेंगे। प्रोविजन फॉर एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, क्योंकि एसेट को रिप्लेस करने के लिए हमने एक रिजर्व बना रखा था, तो वो भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। सारे कहाँ पर दिए होंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिए होंगे, तो हमने उसको क्या करना है, डेबिट कर देना। लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है जब हम ट्रांसफर करें, डेबिट करें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कब आता है बेटा, ये तब आता है इस अकाउंट में रियलाइजेशन में, जब हमने इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया है टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग प्रोविजन एंड IFR की जगह IFF भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पर एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कब, जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकेला है, वो उस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं क्वेश्चन में, तब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पर अभी हमने क्या करना है, ये जो प्रोविजंस है सबको डेबिट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। क्योंकि जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है सारे मैंने बाय में लिख के दिए थे, बाय में प्रोविजंस लिखे थे, तो नेचुरली जो बाय वाली एंट्रीज है वो ऊपर आएंगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एसेट रिप्लेसमेंट, जो भी एसेट है जैसे मशीनरी रिप्लेसमेंट है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग प्रोविजन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
सफिशिएंट रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 4 फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज। अब आपको पता है लायबिलिटीज कौन सी जो सन्ड्री लायबिलिटीज दी होंगी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको बिल पेबल है, जैसे कोई आउटसाइड पार्टी है, जैसे बैंक है, बैंक का लोन हो गया, जैसे क्रेडिटर्स हैं, जैसे बिल पेबल हो गया, जैसे इनकम रिसीवेड एडवांस हो गया, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी हमारी, या कोई लीगल चार्जेस थे जिनकी पेमेंट हमने करनी है, तो सारी लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएंगी। लायबिलिटी वैसे तो क्रेडिट लिखी होती है ना बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, तो जब ट्रांसफर करेंगे अपोजिट होगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी इन्वेशन क्या होगी फॉर ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बेटा मैं आपको समझा रही हूँ फिफ्थ एंट्री। नंबर 5 एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, कि जो हमारे पास प्रॉफिट्स पड़े हैं और रिजर्व्स पड़े हैं वो पार्टनर में हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। न्यू रेशियो का तो मतलब ही नहीं बनता, ना गेन नहीं बनता। जैसे हमारे पास जनरल रिजर्व पड़े हैं या रिजर्व फंड पड़ा है, कोई कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये कब आएगा जब हमारे पास सिंगल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी नहीं हुई क्वेश्चन के अंदर। वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व ये भी उसी सिचुएशन में बांटा जाएगा जब ये सिंगल है, मीन्स इसका कोई क्लेम नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये सारे के सारे जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिए होंगे, तभी ये जो है हम पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे बांट देंगे। ये P&L जो है एसेट साइड है, फिर तो P&L क्रेडिट होता है क्योंकि वो डेबिट दिया होता है तो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये हमारा लायबिलिटी साइड दिया होगा तभी हम इसको डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, और करंट अकाउंट का आएगा जब कैपिटल फिक्स्ड हो। बीइंग अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट, दोनों में से एक आएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट का आएगा जब कैपिटल फिक्स है। उसके बाद एंट्री बता रही हूँ, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, की हमारी एसेट्स बिक गई हैं, तो या तो क्वेश्चन में कैश इन हैंड होगा या कैश इन बैंक होगा या दोनों होंगे। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आएगा, अगर कैश इन बैंक होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आएगा, अगर दोनों हो कैश इन हैंड भी और बैंक भी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, कि हमने एसेट्स को बेच दिए, जब हम एसेट बेचेंगे तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट क्यों नहीं लिख रहे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो हम एसेट पहले कहाँ ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन की डेबिट में, तो अब हम उस एसेट को क्या करें बेच रहे हैं, इसलिए हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट सोल्ड फॉर कैश। अब मैं बता रही हूँ आपको 7th एंट्री। बेटा हम 7th एंट्री करेंगे व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। जिस तरह हमने जो रिकॉर्डेड एसेट को बेचा था तो एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसी तरह जो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको हमने बेचा तो हमारे पास पैसे आएंगे, है ना, या तो कैश अकाउंट आएगा डेबिट, ये डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट आएगा, कैश और बैंक हो तो बैंक अकाउंट आएगा, अगर दोनों हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड फॉर कैश। और नंबर 8 एंट्री है व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। ऐसा भी तो हो सकता है कोई पार्टनर जो है क्या ले जाए, हमारी एसेट ले जाए। अगर तो फर्म पे कर रही है तो हम रियलाइज कर रही है, वसूल कर रही है पैसा, या जिसको कहते हैं हम बेच रही है एसेट्स को, तो हम एंटर करते हैं बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कब आएगा जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी और करंट अकाउंट कब आएगा जब कैपिटल फिक्स्ड होगी। बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये आप देख सकते हो रियलाइजेशन में मैंने बाय में लिखाई थी बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो जो बाय वाली वो एंट्री बाय वाली जो है हम एंट्री का लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगला है व्हेन लायबिलिटीज आर पेड इन कैश। अब आपको याद होगा जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनवाया था पिछली वीडियो में तो उसमें बाय सन्ड्री लायबिलिटीज लिखी थी, तो पेमेंट कहाँ होती है अपोजिट होती है, टू बैंक करके या टू कैश करके, कहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में टू में, तो एंट्री क्या बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जब कैश में पेमेंट हुई है, या टू बैंक अकाउंट अगर क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि अगर दोनों हैं तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बीइंग लायबिलिटीज आर पेड इन कैश। अब बेटा मैं आपको 10th एंट्री समझा रही हूँ। नंबर 10 व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर पेड फॉर कैश। आपको पता होगा जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था उसमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर की थी, रियलाइजेशन की बाय में क्रेडिट साइड, तो जब पेमेंट करेंगे तो टू में करेंगे ना, अपोजिट होगी तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर पेड फॉर कैश। जो कैश में पेमेंट करेंगे तो हम कैश लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में कैश इन हैंड होगा तो टू कैश आ जाएगा, अगर कैश इन बैंक होगा तो टू बैंक आएगा।
अगर दोनों होंगे तो बैंक करके हम पेमेंट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है इसलिए मैंने टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट लिखा। 11th एंट्री है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, कि हमारी फर्म ने पे की हैं, फर्म की ही ड्यूटी थी, फर्म ने ही पे की है। इसके ऊपर ना एक टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इसको हम रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं, तो वो मैं बाद में सिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ इससे रिलेटेड 2 ही एंट्रीज करा रही हूँ। एक एंट्री तो ये है कि वह रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, कि फर्म की ड्यूटी है कि उसे पे कर रहे हैं रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, तो वही पे कर रही है। पार्टनरशिप फर्म पे कर रही तो आप एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट कब आएगा जब कैश इन हैंड है एसेट साइड, और बैंक कब आएगा जब कैश में बैंक है। अगर दोनों ही दिए हो तो टू बैंक आ जाएगा। तो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म। अब एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, कि फर्म की ड्यूटी है पार्टनरशिप जो है कि पार्टनरशिप फर्म के जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है वो पे करे, लेकिन पे कौन करे, कोई पार्टनर पे करे पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर, तो एंट्री क्या हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब बच्चे कहते हैं ना हमें ये एंट्री याद नहीं हुई, तो अब आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। मान लो जैसे पार्टनर है, पार्टनर की ड्यूटी नहीं है पे करने की रियलाइजेशन, फिर भी वो पे कर रहा है, तो अब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई ना कि आज वो पे कर रहा है तो कल को हमें उसको वापस पे करना पड़ेगा। तो पार्टनर को जब कुछ मिलेगा बाद में मिलेगा ना उसको कि हम देंगे उसको पैसे किस चीज़ के रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है पार्टनर के प्रति कि हमें देना पड़ेगा। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट कब आएगा बेटा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी और जब कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट आएगा। एंट्री दोबारा बता रही हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, की फर्म के बिहाफ पर पे किए हैं। तो बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी एंट्रीज है, वो मैं बाद में आपको अलग से समझाऊंगी। क्लियर है। अब मैं आपको 13th एंट्री कराने जा रही हूँ। बेटा हम 13 एंट्री के लिए लिखेंगे व्हेन पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड रेम्युनरेशन टू दी पार्टनर, कि कभी कभी क्या होता है हमारी पार्टनरशिप फर्म रेम्युनरेशन देती है। क्यों देती है अभी आपको मैं समझाती हूँ। पहले रेम्युनरेशन देने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कि पार्टनर को हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, रेम्युनरेशन दे रहे हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कब आएगा जब फ्लक्चुएटिंग है, और करंट अकाउंट कब आएगा जब कैपिटल फिक्स हो। बीइंग रेम्युनरेशन अलाउड टू पार्टनर, अब रीजन क्या है उसको हम अलाउ क्यों कर रहे हैं। हो सकता है हम उसको कह रहे हो कि तुम हमारी डिसोल्यूशन करवाओ फॉर्म की, हमारी एसेट्स को बेच दो और लायबिलिटीज को क्या कर दो, पे ऑफ कर दो। तो वो ड्यूटी लेने को तैयार हो गया, ठीक है कि मैं ये ड्यूटी लेता हूँ कि मैं फॉर्म की डिसोल्यूशन कराता हूँ, एसेट्स को बेच देता हूँ, लायबिलिटीज की पेमेंट कर देता हूँ। तो हम उसको उसके बदले में क्या देते हैं, उसके बदले में हम उसको रेम्युनरेशन देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फीस होगी, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट सॉरी फ्लक्चुएटिंग होगी, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट तब आएगा जब कैपिटल फिक्स होगी। बीइंग रेम्युनरेशन अलाउड टू पार्टनर। अब अगला पॉइंट है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी पार्टनर की ड्यूटी लगा दें कि तुम्हारी फर्म की डिसोल्यूशन कर, उसके बदले हम तेरे को रेम्युनरेशन दे रहे हैं, वो तो मैंने आपको एंट्री बता दी। अब तेरी ही ड्यूटी है, तू डिसोल्यूशन के खर्चे कर, रियलाइजेशन के खर्चे कर, और वो वही बंदा अपने पॉकेट से पैसे दे रहा है, क्योंकि ड्यूटी उसकी है पे करना और वही पे कर रहा है, तो हम उससे कोई एंट्री नहीं करेंगे। बच्चे कहते हैं ना ऐसा क्यों बेटा, हम एंट्री क्यों करें, तो जिसकी ड्यूटी है, पार्टनर की ड्यूटी थी ना पे करे और अपने पॉकेट से पे करेगा, तो हम बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद का 15 व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। बोर्न का मतलब सहन करना, कि ड्यूटी किसकी थी, किसने सहन करने थे, पार्टनर ने, पर हमारी पार्टनर के पास पैसे नहीं है तो हमारी फर्म पे कर रही है। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। टू कैश तो समझ आ गया होगा जब कैश इन हैंड होगा, टू कैश अकाउंट आएगा, जब कैश एट बैंक होगा तो टू बैंक अकाउंट आएगा, या फिर दोनों दिए हो तो टू बैंक अकाउंट आएगा। ये तो समझ आती है बच्चे को कि बैंक से पैसे निकल रहे हैं या कैश पैसे निकल रहे हैं तो टू आएगा। पार्टनर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, कि मैंने उसके बिहाफ पर, पार्टनर के बिहाफ पर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में पे कर दिया, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
और बैंक अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। अभी एक एंट्रीज की और है वो मैं अभी कराती हूँ, पर पहले जो ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की एंट्रीज थी ना, मैंने अभी तक 5 बताई हैं। वहाँ मैं इसलिए बार बार बताने की कोशिश करूँ क्योंकि ये पेपर में मैक्सिमम टाइम आ जाती है और बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। अब देखो 3 तो ये एंट्री समझ आ रही है, 2 मैंने इससे पहले कराई थी। अब उसमें से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ। देखो पहली सिचुएशन में वो कराई थी, इससे पहले जो 11th एंट्री कराई थी, देखो कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म। इसका मतलब क्या कि रियलाइजेशन के खर्चे हमारी फर्म ने करने हैं, तो ड्यूटी किसकी है? फर्म की, और पे कौन कर रहा है? फर्म। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, पहली एंट्री थी मीन्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। दूसरा है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। बड़े ध्यान से सुनो, मैंने कहा बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। इसका मतलब क्या है? ड्यूटी किसकी थी? फर्म की, और पे किसने किया? पार्टनर ने। तो हमने एंट्री करनी है, देखो आप 12th एंट्री देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ड्यूटी किसकी थी? फर्म की। पे किसने किया? पार्टनर ने। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब मैंने आपको क्या बोला? पार्टनर को हमने रेमोनेशन दे दी भाई, तो ऐसे कर हमारे फर्म की डिसोल्यूशन करा, एसेट्स को बेच, लायबिलिटीज की पेमेंट कर। तो इसके बदले तो उनसे रेमोनेशन ले लियो। तो हमारी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब जब वो बोर्न बाय पार्टनर ही है और जो है पेड बाय भी पार्टनर है, कि ड्यूटी पार्टनर की है कि रियलाइजेशन के खर्चे करे बच्चे का, मैडम क्यों? उसकी क्यों ड्यूटी है? क्योंकि हमने उसको उसके बदले में रेमोनेशन भी तो दे दी ना। तो मतलब उसकी ड्यूटी है, वही पे करेगा रियलाइजेशन के खर्चे, और वही जो है बोर्न भी करेगा। बोर्न मीन्स उसकी ही ड्यूटी है पे करना, और वही पे कर रहा है, तो कोई भी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने पॉकेट से पे कर रहा है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि बोर्न तो पार्टनर ने करना है, मतलब कि ड्यूटी पार्टनर की है, बट इट इज पेड बाय फर्म, हमारी फर्म पे कर रही है। तो हमारी जो फर्म पे कर रही है उसके अकाउंट निकलेंगे हमारी फर्म के। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने आज उसकी ड्यूटी पे कर दी है, तो कल को हम इसी से वसूल करेंगे, क्योंकि हमने पार्टनर को तो वैसे ही पैसे देने होते हैं कैपिटल अकाउंट के। तो अब कैपिटल अकाउंट डेबिट इसलिए हो गया क्योंकि हमने उसके यहाँ पर पेमेंट कर दी। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट डेबिट कैश और बैंक अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। एक एंट्री और कराने जा रहे हो, इसी से रिलेटेड है, बड़े ध्यान से समझना कि एक ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है कि ड्यूटी थी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस एक पार्टनर की पे करने की, पर पे किसी और पार्टनर ने करनी है। बड़े ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। मान लो मैं 2 पार्टनर की बात कर रही हूँ, ए और बी, है ना, कि ए की ड्यूटी थी खर्चा करना है, रियलाइजेशन का खर्चा करना है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करने हैं, पर पे किसने कर दिया? बी ने। याद रखना जिसकी ड्यूटी है उसको ऊपर रखना एंट्री में। ए की ड्यूटी थी ना कि ए ने पे करना, तो हम एंट्री क्या करेंगे? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किसने कर दी है? बी ने। बी को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है कि हमें बी को देना पड़ेगा। ये कौन सी सिचुएशन है? ध्यान से सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई पार्टनर की ड्यूटी होती है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पे करने की, पर उसकी जगह पर कोई और पे कर देता है। अब मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि ए की ड्यूटी है और पे बी ने कर दी है, तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। बी क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि बी की ड्यूटी तो नहीं है, पर बी कल को किससे वसूल करेगा? ए से। तो ए की ड्यूटी बन गई कि आज तो बी पे कर रहा है, लेकिन वो कल को बी को पैसे वापस भी करेगा। तो मैं अभी एंट्री लिख रही हूँ। बट 16 एंट्री में क्या है कि व्हेन इट इज द ड्यूटी ऑफ द वन पार्टनर टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बट एक्चुअली पेड बाय अनदर पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि ड्यूटी मान लो ए पार्टनर की है, लेकिन पे बी कर रहा है, तो आज तो बी पे कर देगा, लेकिन कल को वसूल किससे करेगा? ए से। तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बी कैपिटल अकाउंट। ए को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ए की ड्यूटी है, जिसकी ड्यूटी याद रखना हमेशा हम उसको ऊपर रखते हैं। और तो बी क्यों हुआ? क्योंकि बी ए की लायबिलिटी बढ़ गई है कि वो बी को बाद में पैसे दे देगा। तो एंट्री होगी बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय बी ऑन बिहाफ ऑफ ए। अब आती है बात 17 एंट्री की। इसमें क्या है कि अगर हमारा रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट का कम आता है, तो डिफरेंस प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट हम बांटते हैं रियलाइजेशन का
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग हो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट आता है, कब जब कैपिटल फिक्स होती है तो हम रिलेशन लिखते हैं बी प्रॉफिट और रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और डिपेंड करता है, फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, फिक्स होगी तो करंट अकाउंट में। उसके बाद देखो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए, क्रेडिट कम हो जाए तो लॉस निकलता है। तो लॉस ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर की कौन सी अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, करंट अकाउंट तब आता है जब कैपिटल फिक्स्ड हो। तो एंट्री करती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बी लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट। हमने लॉस जो है उनकी रेशियो में बांट दिया। पार्टनर का नाम जैसे ABC है तो A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट, C इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन आ जाएगा। हम उनकी रेशियो में बांट देंगे। बेटा ये जो एंट्रीज है ज़्यादातर इसकी एंट्री जो मैंने कराई है वो रियलाइजेशन से रिलेटेड है, कुछ एंट्रीज रियलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। और धीरे धीरे आप कुछ एंट्रीज और भी सीखोगे जब हम उससे रिलेटेड हम अकाउंट बनाएंगे। बेटा एक बार ना मैं आपको सारी एंट्रीज को रिवाइज करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप एक बार दोबारा सुनेंगे तो आपको एंट्रीज अच्छे से याद हो जाएंगी। देखो पहले जब मैंने एंट्री, अब जरूरी नहीं कि मैं वही ऑर्डर में बोलूँगी जिस ऑर्डर में लिखवाई है। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैंने हेडिंग बोला था, जैसे पहले बोला था कि जब अनरिकॉर्डेड एसेट को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में तो हम एंट्री करते हैं, देख लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री मतलब जो भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, जो भी एसेट को ट्रांसफर किया है तो पहले एंट्री आ जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आ गई एंट्री। फिर एक एंट्री मैंने ऐसी कराई थी कि जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड फॉर कैश। कैश आ गया तो कैश अकाउंट आएगा, अगर क्वेश्चन में कैश और बैंक आ जाए तो बैंक अकाउंट आएगा, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन सी एंट्री थी, जब हमने अपनी एसेट्स को क्या किया बेटा, बेचा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है अनरिकॉर्डेड एसेट को हमने बेचा है तो आप उसकी एंट्री भी देख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड फॉर कैश। हमने एसेट्स को क्या कर दिया है, बेच दिया है। और ऐसा भी हो सकता है बेटा, फोर्थ सिचुएशन बता रही हूँ कि जो हमारे पार्टनर हैं वो कोई पार्टनर उनमें से क्या ले जाता है, एसेट्स को ले जाता है तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, हमारे किसी पार्टनर ने एसेट ले ली है, वहाँ पर हम कैश अकाउंट की जगह पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लेंगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स हो। तो चार आपको एंट्रीज मैंने कौन कौन सी करा दी, एक एसेट ट्रांसफर करने की, एक एसेट को बेचने की एंट्री बताई है, एक एसेट को पार्टनर जो है टेक ओवर कर गया वो बताई है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचा है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको एसेट से रिलेटेड चार एंट्रीज बताई हैं, चार एंट्रीज आपको लायबिलिटी से रिलेटेड भी करा सकती हूँ। जैसे आपने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को क्या किया था, ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो आप एंट्री चेक कर लीजिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं कि जो हमारी ट्रांसफर की है लायबिलिटीज को हमने पे कर दिया है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, कि हमने कैश में पे किया या हमने बैंक के थ्रू पे किया है तो हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये एंट्री कब होगी, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म ने पेमेंट कर दी है हमारी लायबिलिटीज की। ठीक है, वहाँ पर मैंने सन्ड्री लायबिलिटीज वर्ड जो है अपनी बोला था कि नहीं, अब आप देख लीजिए, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जब एसेट्स को लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया है, अब पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारी पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड ऑफ। हमारी लायबिलिटीज जो है हमने पे ऑफ कर दी, किसने, पार्टनरशिप फर्म ने। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा पार्टनर है वो पे कर दे, किसको, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे कर दे, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन
अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी पे कर सकता है, रिकॉर्डेड लायबिलिटी भी पे कर सकता है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बीइंग लायबिलिटीज पेड ऑफ या टेकन ओवर बाय पार्टनर। हमारा पार्टनर टेक ओवर कर गया। लायबिलिटीज की भी मैंने वही 4 एंट्रीज बताई है, एक लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की, एक लायबिलिटी को पे करने की जो फर्म ने पे किया है, एक लायबिलिटीज को पे करने की जो पार्टनर ने पे की है, और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे करने की। तो 4 पहले कराई थी, 4 अब तो कितनी होगी, 8 एंट्रीज हो गई। उसके अलावा मैंने आपको कराई थी जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट अकाउंट है जो हमने रिप्लेसमेंट करते हैं, एसेट रिप्लेसमेंट, वो हो गया, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है जिसकी इन्वेस्टमेंट पड़ी है बिजनेस में, तो उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री की थी। तो देखिए आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर एसेट रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं, फंड भी लिख सकते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग प्रोविजंस एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमने ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में। और मैंने क्या एंट्रीज कराई थी, जैसे हमारे पास कोई अकोमोडेटिव प्रॉफिट्स पड़े हैं, रिजर्व्स पड़े हैं, पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, तो हम एंट्री क्या करते हैं, रिजर्व जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बीइंग अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कब जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जब वो अकेला होगा, उसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेम ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी पार्टनर में होल्ड रेशियो में कब बांटा जाएगा, जब इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अकोमोडेटेड लॉसेस होंगे, जैसे कौन से, जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, वो पार्टनर में और रेशियो में बांटेंगे। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको बेटा एंट्रीज कराई थी, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की एंट्री कराई थी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है अगर बोन भी फर्म नहीं करने और पे भी फर्म नहीं करने हैं, तो एंट्री बताई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। उसके बाद मैंने एक एंट्री कराई थी जो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की थी, इट इज बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर, कि फर्म ने पे करने थे पर पार्टनर पे कर रहा है। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। समझ आ गया। उसके बाद जो है हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अलावा हम पार्टनर को क्या दे रहे हैं, कोई रेम्युनरेशन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हम पार्टनर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं तुम्हारी फर्म की डिसोल्यूशन करा, एसेट्स को बेच और लायबिलिटीज की पेमेंट कर। तो हम एंट्री क्या करते हैं, हम पार्टनर को रेम्युनरेशन देने की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कि हम पार्टनर को क्या दे रहे हैं, बीइंग रेम्युनरेशन पेएबल बाय पार्टनरशिप फर्म टू दी पार्टनर। समझ आ गया। इसके बाद क्या होता है, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर एंड बोर्न बाय पार्टनर, की ड्यूटी पार्टनर की ही थी, पार्टनर ही पे कर रहा है, तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। और एक मैंने सिचुएशन ऐसी कराई थी कि जब इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बट इट इज पेड बाय फर्म, कि पार्टनर की ड्यूटी थी वो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करे पर फर्म पे कर रही है। तो हमने एंट्री क्या की थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। पर एक एंट्री ऐसी भी कराई थी मैंने जिसके अंदर क्या था कि जब किसी की ड्यूटी होती है पे करने हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पर पे जो है अनदर पार्टनर करता है। जैसे मैंने एज्यूम किया ए की ड्यूटी थी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करने की, पर पे कौन कर रहा था, बी। तो हमने एंट्री करी थी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय बी ऑन बिहाफ ऑफ ए। उसके बाद मैंने आपको कराया था कि जो हमारा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन निकलता है, कब निकलता है, जब क्रेडिट साइड डेबिट से ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट निकलता है, वो पार्टनर की हम कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
partners capital or current account, being profit or realization transfer to partners capital account or current account. उसके बाद अगर हमारा लॉस हो जाता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो एंट्री क्या होगी बेटा, फिर एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, इसकी नेचर कैसी है, तो ये कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, क्रेडिट में इनकम एंड गेन्स आते हैं। तो कुछ एंट्रीज और भी है बेटा कि जो मैं धीरे धीरे जब अकाउंट सिखाऊंगी तो आपको समझाऊंगी, पर आपको अभी इतनी ही एंट्रीज को क्या करना है, लर्न करना है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.